दूर आप नेपाल की पहाड़ियां देख पा रहे थे और ये मेरे पीछे है सोर घाटी। सोर घाटी पिथौरागढ़ जनपद कहते हैं और ये उत्तराखंड ही नहीं भारत का भी सीमांत जनपद है। अब कहा जाए तो ये जाता है कि यहाँ एक सरोवर हुआ करता था बल, लेकिन अब ये फैंटेसी है, सच है, झूठ है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि इस घाटी से बहुत से लड़ाके निकले हैं और भारत माता पे जान निछावर की है। आज हम ऐसे ही एक लड़ाके से मिलने जा रहे हैं जो आर्मी की वर्दी पहनकर सिलपाटा से सियाचिन पहुंचा था। तो उनसे मिलते हैं, उनके हिस्से का पहाड़ जानते हैं, सूबेदार साहब से कुछ दिलचस्प किस्से जानते हैं, खट्टी मीठी कड़वी कुकैल टाइप की, और अपने हिस्से का पहाड़ खरोड़ लेते हैं। चलें। तो अब हम पहुंच चुके हैं प्रकाश चंद पुनेठा जी के आवास पे। और सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो प्रकाश चंद पुनेठा जी, मैंने जैसे इंट्रो में बताया है कि सूबेदार से रिटायर्ड हैं और अभी यहाँ पे हैं, पिथौरागढ़ में हैं। तो सबसे पहली सूबेदार साहब एक सवाल आंसर दियो कि बोतल कदू मिलनी? बोतल तो हम जो कोटा हिसाब 6 मिलना। हाँ 6 मिली। हाँ। और लीछा नहीं लेना? मैक्सिमम न लेनू में हाँ। ज्यादातर खिलाए कि मेरे काम ज्यादातर बिहार में रहूँ, अपन या अपन काम में व्यस्त रहूँ, कभी बच्चान के पास नहीं गया तो अपन कोर्ट में छोड़ दीजिए। बहुत कम शान सुनान जब मैं बोतल मिल जिनमें। ठीक ठीक ठीक। मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ सर क्योंकि एक दशक रहा है, मतलब मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, 90 का दशक है, 80 का दशक है। उसमें जो गांव से शराब की दुकान बहुत दूर थी, तो एक जो गांव का माहौल था ये फौजी कैंटीनों से भी चला है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ऐसा है, ब्रिटिश राज में ये शराब जो सेना के अंदर वितरित होती है, हाँ। ये अंग्रेजों के समय में होती थी। हाँ। उस समय फौजियों, क्योंकि शराब अगर आप देखेंगे किसी एक कमजोर आदमी को जो शक्तिहीन है, बिल्कुल कर नहीं सकता, उसको थोड़ी सी शराब दे दो बिल्कुल वो बहादुर की तरफ व्यवहार करता है, बिल्कुल से डरना नहीं। हाँ। तो अंग्रेज लोग इसलिए हमारे भारतीयों को पिलाते थे ताकि ये मरने से डरे नहीं। ठीक है। एकदम लड़ाई में अगर कहीं भी जाने तो एकदम अपने हथियार को उठा के चल दें सीधे। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये, क्योंकि मस्तिष्क में पड़ता है इसका असर। दूसरी बात, जब फौजी घर आते थे तो शराब के शौकीन पुराने होते थे, वो भी पीते थे। वो फौजियों ने फिर कई लालच दे देते थे फौजी का। मैं ही जब पेंशन आया तो मेरे घर में बहुत से लोग आए, लिया हो सूबेदार साहब बोतल दी, बोतल दी तुम तो ये तू 5 दिनों, अरे कम पड़ गया आज दिनों हो, खिलाए मैं मना कर दीशू। और मैं जब बिल्कुल मना करते रही हूँ, हमेशा शराबी थे। तो जब भी आते थे मेरे पास तो बहुत से लोग आए तो मैं बड़ा बदनाम हुआ कि ये बड़ा कैया है, सूबेदार है, ठीक है, बोतल नहीं बेच रहा है, बहुत बढ़िया, पता नहीं क्या कर रहा है इन बोतलों का। तो मैं तो रहा बदनाम। तो पहले जो आप बता रहे हैं कि होता था वो बात मैं मानता हूँ। सीधे साधे लोग है, भोले भाले हुए। अगर किसी ने कहा कि लिया हो साहब हम अब सूबेदार साहब से पिला दी, पहली ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 70 और 80 के दशक में, हाँ। पिला दिन भी, फिर कुछ लोग लाल के दिन भी लिया हो, एक आध दे दी, मूंग ली, पैसा ले ली, धीरे धीरे प्रवृत्ति जैसे हो गया, शराब हो जाए, शराब बेचना। सही सही। तो सूबेदार साहब आप ये बताइए, आप अग्निवीर को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर ईमानदारी से काम किया जाए अग्निवीर में, हाँ, तो अच्छा है। हाँ। पर हमारे पहाड़ के लिए ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल। हमारे पहाड़, क्योंकि हमारे पहाड़ में कोई भी अगर बच्चा जो जवान होता है तो उसकी पहली अभिलाषा होती है कि मैं सैनिक बनूं, फौज में जाऊं। बिल्कुल। वो दौड़ लगाता है, बड़ी मेहनत करता है। और मैक्सिमम हमारे जो पहाड़ में जो समृद्धि आई है ये सेना की ओर से आई है। पहले मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था थी। मनी ऑर्डर जब घर पहुंचता था तब घर का काम चलता था। ये जो फौज की जो पेंशन की है या वेतन की है भी ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है। हमारे पहाड़ को अच्छा पसंद करते थे अंग्रेज लोग जानते थे कि पहाड़ी हैं, समृद्ध हैं, परिश्रमी हैं, अच्छा काम कर सकते हैं रहे। पर अभी जो अग्निवीर आने से बहुत बेरोजगारी बढ़ेगी। या तो इन बेरोजगारों के दूसरे विकल्प बहुत हैं, पर जानकारी बहुत कम होती है हमारे पहाड़ के युवाओं को। वही एक चीज जानता है, फौज में भर्ती हो जाएंगे।
तो इससे उन लोगों को जिनकी मानसिकता ही थी कि हम फौज में जाए, उनको जरा आघात पहुंचेगा। बिल्कुल। हाँ, घाटे। और फिर दूसरी बात, फिर वहां से अगर आर्मी के अंदर चले गए, उसमें कहते हैं कि 25% रखेंगे, या हो सकता है सुनने में आ रहा है आजकल 50% कर दिया है करके, फिर भी कई लोगों को इससे जो है दुख पहुंचेगा। और जो चले उनके लिए तो अच्छा है, जो वापस आ जाए उनमें से हो सकता है कि वहाँ कई लोग हथियार का प्रशिक्षण भी लेंगे, कई गलत असामाजिक तत्व भी जा सकते हैं। कई जगह जो हथियारों का उपयोग पहले से करते हैं तो वहाँ पहुंच के और आधुनिक हथियार वहाँ चलाना सीखेंगे, हो सकते हैं यहाँ भी वो गलत उसमें जा सकते हैं, घर में आकर के हो सकता है। तो हम तो कहते हैं कि फौज के लिए जो पुरानी परंपरा थी हमारी फौज में जाने की, वही होनी चाहिए। अग्निवीर को मैं इसे, ये मेरा व्यक्तिगत है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप असहमत हैं अग्निवीर से? मैं सहमत नहीं हूँ। असहमत हैं। आपने कहा कि पुराना फौजी, आपके टाइम का फौजी और आज के टाइम का फौजी, चाहे वो अग्निवीर या अग्निवीर से जस्ट पहले का फौजी है, ग्लैमर भी आया है फौजियों के अंदर। जी बिल्कुल। ठीक है। एक वो टाइम छी की लिमिटेड तनख्वाह छी, उमिनी घर चलण छू, उमिनी मर्यादा करण छू, उमिनी सब कुछ करण छू। और आज मतलब अचानक से आप देख रहे हो कि ग्लैमर है फौजी के अंदर। जी। ठीक है। ये जो पुराना फौजी है, नया फौजी है और बीच का फौजी है और अग्निवीर है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं बहुत हद तक आपकी बात से, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, इसके लिए मैं आपको शाबाशी देता हूँ। पहले जब मैं सन 78 में भर्ती हुआ तो हम अपने पहले वालों की बातें सुनते थे, जो फौजी थे उसमें अनुशासन बहुत अच्छा था, वो हमारी टुकाई करते थे, पहले ऐसा होता था। पर हम अभी देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे थे। पहले क्या था, जैसे जब मैं गया 78 में सेना के अंदर, तो मैं अपने जेशु बनने के बाद नेशनल बनने अपने परिवार को भी साथ लाया जी। परिवार को जब साथ ले आया तो मैं मुश्किल से एक साइकिल ले पाया जी। मुश्किल से साइकिल ले पाया, क्योंकि 3 बच्चे भी थे, उनको भी मैंने पढ़ाना था। तो साइकिल से ही आता जाता था। और उसमें देखते थे कि हमारे मात्र जो है अफसरों के पास स्कूटर होते थे, कार वाला एक आध होता था। और स्कूटर का हम लोग सोच ही नहीं सकते थे, साइकिल से ही काम चलाते थे। आज अंतर इतना आ गया है कि आज का जो सैनिक है, जवान है, सिपाही है, उसके पास भी कार है। काफी कुछ हद तक महंगाई जरूर पड़ी है, पर सेना के अंदर गैमलर क्या एक समृद्धि आ गई है। अच्छी उनको वेतन मिल रहा है, अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, काफी कुछ अंतर आ गया है इस समय। इस अंतर ने यह है कि जो फौज काफी पढ़ी लिखी है, कोई भी बात गलत होने पर कानून के मुताबिक वे जाहिर करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज अफसर और अधिकारी में और जवान की पढ़ाई लिखाई में कोई खास अंतर नहीं है, पढ़े लिखे जाते हैं। और कोई अफसर बन गया, निकल गया अपनी कंडीशन में, कई लोग नहीं निकल पाए, तो कई जवान में भी जाते हैं, तो वो अपने पढ़े लिखे तो हैं, उनके अंदर ज्ञान तो है, वो जानते हैं कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, तो वे आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ न्याय के मतलब जो कानून है उसके मतलब उठाते हैं, तो उससे कुछ काफ़ी कुछ जो है ठीक है। आजकल की मैं समझता हूँ आज का सैनिक ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, नए नए हथियार आ रहे हैं, उसके लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो आज एक जवान हम देखते हैं, मैं अपनी यूनिट में भी गया था, तो बहुत कुछ अंतर आ गया है पहले की अपेक्षा, और ये अच्छा भी है। मैं इसको अच्छा समझता हूँ, क्योंकि नए नए हमारे जब रेडियो सेट होते थे हमारे, तो उसमें एक ही सिस्टम होता था उसको। मैं क्योंकि रेडियो ऑपरेटर था मैं, तो जो हमारे उस समय के रेडियो ऑपरेटर अभी में बहुत कुछ अंतर आ गया है, और उनको वही सीख सकता है। क्योंकि रेडियो सेट में जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ गूंजती है, दुश्मन उसको कैच कर सकता है, उसको जाम कर सकता है, हमारी गुप्त जो सूचनाएं उनको चुरा सकता है। पर आजकल जो है टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है, उसको जो हमारी उसको सुन नहीं सकता, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी बनी है, सेफ्टी डिवाइसेस लग गए हैं, जैसे कि हमारी आवाज़ को अगले जो हमारे दोस्त है, जो अगला सेट वाला वही सुन सकता है, हमारे अपने ही सुन सकते हैं, हर कोई नहीं सुन सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए एक पढ़े लिखे सैनिक का होना बहुत जरूरी है। अच्छा है कुछ। बिल्कुल। तो सिलपाटा से सियाचिन चल पड़ते हैं, और सियाचिन में सीमा के पास चलते हैं। सीमा के पास मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक अलगाववाद की बात कही आपने अपनी किताब में। जी। मैं अलगाववाद तो आप समझ रहे थे, मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो मोह भंग हुआ है पहाड़ों में,
खासकर उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, जी। या कोई भी पहाड़ी इलाका जिन्होंने अलग हुए और उसके बाद से एक मोहभंग, अलगाववाद को और मोहभंग को कैसे देख रहे हैं आप? ये तो खैर बहुत दोनों में बड़ा अंतर है हाँ, है नी, बहुत अंतर है। बिल्कुल। अब हमारे पहाड़ की बात लीजिए, पहले हमारे जैसे मैं सिपाही था, तो मेरी पत्नी घर में रहते हुए अपने बूढ़े माँ बाप को देखती थी, मतलब सास ससुर को, बिल्कुल। बच्चों को देखती थी, खेतों में अपने पीठ में या अपने सिर में डलिया में गोबर डाल के ले जाके जा रही है, घास काटने जा रही है, जंगलों में जा रही है। बिल्कुल। आजकल ये जो पढ़ाई लिखाई है, ये लॉर्ड मेकाले की जो शिक्षा पद्धति को अपना करके पढ़ करके जो हमारी आधुनिक जो बहुएं हैं वो बिल्कुल खेत में जाने के लिए राजी नहीं। ठीक है, क्योंकि एक किसान का बेटा भी अगर हाई स्कूल पास कर लिया ना, वो सोचता है कि मुझे कुर्सी वाली नौकरी मिले। और लड़कियां हमारी बहुत पढ़ रही हैं आजकल, होशियार भी होती है, लड़कियों के पास इनकी शिक्षा स्तर बहुत अच्छा है। तो वो भी अभी ये है कि कमी ये है कि जमीन से वो दूर हो गई है, इस मिट्टी से दूर हो गई है, खेती बिल्कुल नहीं करना चाहती हैं। वह जो आधुनिक सोचती है हमने पढ़ लिख लिया है नी, अगर हमारा पति सैनिक भी है तो हम इससे और अच्छी सुविधाओं का लाभ लें। और पहाड़ में जीवन कठिन तो है, परिश्रम है, तो परिश्रम करना पड़ेगा, खेत में अनाज उगाने के लिए, पशु को पालना, दूध दही खाने के लिए पशुओं को पालना पड़ेगा, उनकी सेवा करने में परिश्रम करना पड़ेगा। हर जगह जो है परिश्रम है पहाड़ में। मैं सोचता हूँ इस परिश्रम से बचने के लिए और पैसे की सुविधाओं, पैसे मिलने की वजह से, नौकरी करके पैसे की खूब बढ़ोतरी हो गई है, अच्छी सुविधा मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो और सुविधाओं के लेने के लिए पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं। पहले बहुत अच्छा था, करते थे, पैसे भी कम थे, तो मैं सोचता हूँ पैसा जो आ रहा ना, या और दूसरी बात अलगाववाद, जैसे कश्मीर में है, या आजकल पंजाब में चल रहा है खालिस्तान, कई लोग, बिल्कुल, जो वो लोग हैं जिनका पेट बुरी तरह से भरा हुआ है, खूब भरा हुआ है। एक आम पंजाब में एक आम किसान का बच्चा वह कभी खालिस्तान जिंदाबाद नहीं करेगा। ये वो लोग हैं विदेश में चले गए, चाहे वे जैसे वहां को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, और कुछ उनके अंदर दिमाग के अंदर कुछ ऐसी बातें डाल दी हैं जिससे कि वे अपने अलग उसके लिए आवाज हो। सिर्फ उनका काम है भारत को, हमारे देश की तरक्की को थोड़ा उनको विघ्न पहुंचाना, जिससे कि आगे और बढ़ने से, क्योंकि इन चीजों से देश की तरक्की रुकती है। अगर कहीं अलगाववाद है, कहीं कुछ है, तो बहुत कुछ इससे असर पड़ता है, आगे देश उलझ जाता है इन बातों में। कश्मीर में है, वहां धर्म का मसला है, क्योंकि हमने वहां अनुभव देखा, हम तो ये धर्म, इस धर्म के विशेष धर्म में क्या है, क्यों रहे हिंदुस्तान में। वहां हम अगर वहां कश्मीर घूमते कहाँ हिंदुस्तानी हो, तो उनकी भावना वहां के नेताओं ने इस किस्म की डाल दी है कि वो बिल्कुल ही हथियार उठा रहे हैं धर्म के नाम पर धर्म का तो असली मतलब तो है कि गलत बातों से डरना है जी, पर वो डर नहीं रहे। तो ऐसा धर्म मैं सोचता हूँ जो गलत रास्ते में डाल रहा है आदमियों को, और गलत कामों से बचने से और बचाने के बजाय वो उनको बढ़ावा दे रहा है, तो मैं समझ गलत है। ये अलगाववाद अलग है, और जो हमारा जो मोह भंग करके प्लान, ये अलग चीज है, बिल्कुल, है नी। तो हमने देखा कश्मीर के वहां धर्म के नाम से ज्यादा हो रहा है, और जो पड़ोसी मुल्क है, सरेआम नाम लेता हूँ पाकिस्तान, उनके अंदर भी जो वहाँ के नेता है, जो उनके धार्मिक गुरु लोग हैं, उनके बिल्कुल मस्तिष्क के अंदर ऐसा डाल दिया है कि आप तो मुसलमान हैं, बिल्कुल अपने लिए बिल्कुल जिहाद करो, ये बिल्कुल किसी को और ज्यादा आप इस मुल्क में रहना ठीक नहीं आपके लिए, अपना आप एक अलग से इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, ये भी वो चाहते हैं। इसलिए वो अपना अलगाववाद का रास्ता अपना रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, यही है। कुछ ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है? ठीक हो रहा है। ये जो सियाचिन है या ऊंचा हाई एल्टीट्यूड की पहाड़ियां हैं जी, कैसा है यहाँ जीवन? देख, गला सूखता है। देखिए सियाचिन ये एक किस्म से देखा जाए तो कुछ नहीं है वहां, न कोई खनिज संपदा है, न कोई खेती हो सकती है, कुछ नहीं है। पर देश की अपनी इज्जत के लिए आदमी वहां है, हमारी मैक्सिमम, क्योंकि हो सकता है जो ऑपरेशन मेघदूत चला था, जब इसको 84 में हमारे देश ने इसको पूरा मैक्सिमम ऑक्युपाई कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तान इसमें पूरा अधिकार लेना चाह रहा था, और फिर चाइना के साथ मिल करके हो सकता है कि वहां और उसको दे देता, जैसे कि उसने कई जगह दे दिया है, जो कि हमारे भारतीय भूभाग था, कराकोरम जो धर रहा है,
वहाँ काफ़ी हिस्सा चाइना को दे दिया। उसने पूरी अपने सड़क बना करके चाइना का सीधे लिंक, पाकिस्तान से सीधे लिंक हो गया है। सियाचिन में भी बिल्कुल हमेशा माइनस रहता है। हाँ, बहुत कठिन जिंदगी है बिल्कुल। जहाँ की बिल्कुल अगर थोड़ा सा पानी की थोड़ा गिराव तो गोलता पानी गिराव तो नीचे पहुंचे तो जम जाता है। हाँ, बहुत कठिन जिंदगी है, कई बीमारियां लगती हैं। और जो भी हमारे देश का वहाँ एक माचिस की डिब्बिया जाए जो एक सिर्फ 50 रुपए की आती, कितनी की आती है, वहां जाकर के वो लगभग 300 रुपए से ऊपर की बैठती है। कोई भी चीज है, और वह खाने के लिए भी वहाँ अच्छी पौष्टिक चीजें चाहिए, बहुत महंगी पड़े, बड़ा खर्च, बहुत खर्चा है हमारे देश का। और देखा जाए तो अगर शांति से उधर बातें हो जाए उस इलाके, तो सेना अगर नीचे हो तो हमारे काफी कुछ अच्छा रहेगा सैनिकों के लिए। जीवन बड़ा कठिन है और सिर्फ देश की इज्जत के लिए, आन बान के लिए उसको अपने कब्जे में लेकर वहां से कोई फायदा नहीं है। पर रणनीति के हिसाब से ये विश्व का सबसे ऊंचा इलाका है जहां ये क्षेत्र है लड़ाई का, जहां मैदान है, और कहीं नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेनाएं ऊपर हैं जो कि एक बहुत बड़ी ऊंचाई भाग को जहां घेरे बैठी हैं अपने देश के सम्मान को रक्षा करने के लिए। नहीं तो उस इलाके से उसे कोई फायदा नहीं है। ये आप खर्चे की बात कर रहे थे, मुझे वो गाभिन बकरी की याद आ रही है, बताइए। हाँ, गाभिन, ये मैं वही, ये बड़ा लंबा किस्सा है और बड़ा अच्छा किस्सा है। हाँ, गाभिन ऐसा है, करगिल में थे, मैं उसमें हवलदार था, क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी कर रहा था। और हमारे फौज के अंदर भी कई बहुत दयालु होते हैं। एक हरियाणा का था बलबीर सिंह, वो बड़ा अच्छा आदमी था, तो उसको मैंने एक किस्म से अपने स्टोर का एक भाग स्टोर मैन जैसा बना रखा था। और करगिल में ठंडी की मौसम आने से पहले जब ठंडा पड़ता है, बर्फ होती है, तो काफी कार्रवाई बंद हो जाती हैं कुछ, तो उसमें एक राशन इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमें काफी कुछ, जो हमारे मांसाहारी जवान थे उनके लिए काफी कुछ भेड़ें दी हुई थी, बकरियां दी हुई थी, लीजिए आप, जब तक मार्ग खुलेगा नहीं तब तक आप ये राशन आपका है, मार्च तक का, बिल्कुल रखी हुई थी। उनमें एक भेड़ थी, वो गाभिन थी। बलबीर की नजर उसके ऊपर पड़ी, क्योंकि बलबीर उनको देखते रहता था। अब वो दयालु प्रकृति था, बहुत दयालु आदमी था। उसने उस भेड़ को मेरे से पूछा नहीं उसने, क्योंकि दया थी। उसने कहा, अब मेरा भी स्वभाव उसके लिए बहुत नरम रहता था, बाकी के लिए तो कड़क रहता था। तो उसने मेरे से मुना पूछे, वो दे दी अपनी जो बच्चा देने वाली थी, किसी एक वहाँ काम करने आता था नेपाली, वो नीचे ही अपनी इनके नीचे रहता था। नेपाली में कोई हम रखते थे कुछ न कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए, या बकरी अकरी काटने के लिए, या मैस की सफाई के लिए, मैस बॉय का जैसा काम करता था। उसको दे दी और उस बंदे ने कुछ दिन अपने पास रखा। उसने अपने जो मकान मालिक जिसका वो किराया था, एक शिया मुस्लिम था, उसको दे दी, क्योंकि वो वहां ब्याह गई, उसके 2-3 बच्चे हो गए। और मुझे पता नहीं, जब गिनने लगा एक दिन, तो मैंने कहा एक बकरी का मैं हुआ, तो बलबीर ने मुझे बताया, सर मैंने वो बकरी जो है भेड़ दे दी, बहादुर को दे दिए। मुझे बड़ा वो लगा, मैं भी अब कई चीजें छुपानी नहीं पड़ती हैं। जब मैं अपनी रिपोर्ट देने जाता था अपने जो कंपनी कमांडर को, बैटी कमांडर, तो उसको मैंने बता दी कि सर ये बकरी एक कम है, जो जवान के राशन में थी, उसको हमारे बलबीर ने जो है दे दिया है थोड़ी दिन, क्योंकि गाभिन थी वे, इसको कटने नहीं दिया, दयालु आदमी है, उसने दे दिया। मेजर साहब थे बड़े सख्त, बोला जवानों का राशन किसी सिविलियन को क्यों दे दिया, लाओ उसको। अब उस समय परेशानी ये हुई कि बहादुर जो हमारे साथ था, मैं इसमें काम करता, वो कहीं, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ गई, अपने परिवार से दूर चले गया था, कहीं दूसरी जगह से ले गया था। वो अपने परिवार को वहीं छोड़ के गया और वहां चले गया, उसके घर गए, उस जो जहाँ किराए में रहता था वहां गए, तो देख रहा हूँ कि जो भेड़ है आंगन में बंधी हुई है, बर्फ के बीच में उसको घास भी डाल रखी है, उसके बच्चे खेल रहे हैं। तो मैंने उसकी मिसेज को बताया, उसके घरवाली को, भाई ये तो हमारे राशन की है, अपने यहाँ हम लेने आए हैं। बोलने आप ऐसे नहीं ले जाते। वो मकान मालिक था, वो शिया मुस्लिम, बोला नहीं आप, हमने तो इसको खरीदा है बहादुर से। तो बहादुर वहां पर गड़बड़ कर गया, बहादुर ने उसको बेच दिया था अपने मकान मालिक। हाँ, बेचने क्या, वो गरीब था, उसका किराया शायद 1 महीने का उसने माफ कर दिया, उसको दे दिया।
तो उसको कहा भाई दे दो हमको, जो मकान मालिक था वो गरीब, मैंने कहा हम पैसे दे देंगे आपको। बोला जी वो उसने हिसाब इतना लंबा चौड़ा लगाया उस समय के कि उसने बहुत चौगुना बता दिया कि 5,000 रुपया दो आप। तब 5,000 बहुत होती थी, बहुत था उसमें संख्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई क्या करें, उसमें काफी लंबी चौड़ी कहानी है। तो फिलहाल हमने सबने इकट्ठा कर करके 5,000 उसको दे दिए और बकरी वो अपने भीड़ लेके आ गए, बच्चे भी लेके आ गए, अपने लेके आ गए। जब देखा मेरे सामने हाँ ठीक आ गया, तब तक हाँ बोला ठीक है ओके। काफी लंबी कहानी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको मैंने थोड़े संक्षिप्त में बताया। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है कि एक आर्मी का आदमी जी और एक सिविलियन जी और आपके अंदर एक राइटर भी चल रहा है, जी ठीक है। तो किस किस्म के मनसूब लगते थे वहां पे? कभी जब अकेले होते थे, क्या कभी आर्मी अच्छी लग रही है, कभी नहीं लग रही है, कैसा ऐसा माहौल था? क्योंकि एक राइटर होना फिर थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए मैं आर्मी जाने के बाद मैक्सिमम जो है अधिकतर इंस्ट्रक्टर रहा। अपने पढ़ने के बाद जवानों को पढ़ाता था, सीखने के बाद पढ़ लिया सीख लिया तो जो अपने जवानों को पढ़ाता था। जेसीओ बना तो जेसीओ को भी पढ़ाता था, और जेसीओ बनते हुए भी अफसर को भी क्लास लेता था। कुछ जो नए नए अफसर आते थे उनको भी पढ़ाता था अपने टेट के बारे में, और उनसे भी हम सीखते रहते थे, क्योंकि ये आदान प्रदान की चीज है, यानी एक तरफा मैं ही पढ़ाते रहूँ, उनसे भी सीखते थे हम कई चीजें। तो मैं जब जेसीओ बन गया तो मैं सूबेदार रहते हुए भी ऑब्जर्वर पोस्ट अफसर, मतलब ये ओपी अफसर की ड्यूटी जाते करता था। तो पोस्ट में जाता था, वहां पढ़ते रहते थे। कई बार जब पढ़ने के बाद सीज फायर हो गया जैसे, उस दौरान जो है चलो भाई ठीक है पढ़ाई तो हमने कर रखी, मौका आने पर हम कुछ कर सकते हैं अपना, और खूब हमने फायरिंग भी कर रखी, खूब गोले खूब गवा रखे अपने तोपों से। तो जैसे मुझे मिला था, इसके अलावा कभी कभी मन खिन्न हो जाता था, क्यों इतने बड़े बड़े हथियार बन रहे हैं ये, एक इंसान एक दूसरे इंसान को मारने के लिए। ख्याल आता था कभी कभी एक से एक आधुनिक हथियार बन रहे हैं, वो भी इंसान को मारने के लिए, क्या शांति से नहीं हो सकती है? आता है, द्वंद्व चलता है। फिर कभी आता चलो मन को अपना दूर रखने के लिए, फिर मैं कई बार अपने, जैसे हम पोस्टुम होते थे ऊपर चढ़ाई में, काफी ऊंचाई में, बिल्कुल बॉर्डर में, तो मैं अपने यूट में वहां मैसेज देता कि मेरे लिए कोई साहित्यिक किताब भेजिए, चाहे वो प्रेमचंद जी की हो, अमृता प्रीतम की हो, या कोई विदेशी लेखक हो, उनका अगर हिंदी में मिल जाए अनुवाद तो अच्छा है। और स्वीट मार्टन की भी हमने शुरुआत में काफी पढ़ी है, हरशंकर परसाई इनको भी पढ़ा है, प्रेमचंद जी को पढ़ा है, जैसे बताया अमृता प्रीतम इनको भी पढ़ा हुआ है, और भी जो हमारे अच्छे थे जो आधुनिक और जो साहित्यकार थे इनको भी पढ़ते रहता था मैं, उनसे वो मेरे लिए वो भेज देते थे उधर, मैं पढ़ते रहता था उसमें। उस समय से मेरे अंदर शौक जगाई कि मुझे ये अच्छा है, सबसे अच्छा कार्य है, कलम कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल है नहीं, भले हाथों में मेरे राइफल रहती थी पर कलम की तरफ मैं उस समय से ही आकर्षित हो गया था। बिल्कुल। तो 28 साल का रहा सेवा आर्मी में, कैसा था? मतलब पूरा को टोटल में बताएं कि कैसा लग रहा है, कि ठीक है? देखिए खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा इस आर्मी की सर्विस की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जीवन पढ़ा, मैंने अपनी पत्नी के लिए हर सुविधा का ख्याल रखा जो उसको चाहिए, बिल्कुल, और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। तो वो बच्चे अभी सब अच्छी शिक्षित होकर के अपने अच्छे अच्छे जॉब में लगे हुए हैं। तो अभी मुझे पेंशन मिल रही है। बहुत अच्छी लाइफ है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सही है, सही है। और कुछ बताएं कि बदलता हुआ जो पहाड़ देख रहे हैं आप, जो बदलाव देख रहे हैं वो, क्योंकि आपका पहाड़ उत्तराखंडी नहीं, आपका मतलब बहुत लंबा पहाड़ है। जी जी, ठीक है जी। तो बदलाव, क्या बदलाव देख रहे हैं, और अच्छे हैं बदलाव या बुरे हैं, या कुछ बदलाव अच्छे भी लगेंगे आपको? क्यों नहीं, हाँ, बहुत अच्छे भी हैं बदलाव हैं, बहुत अच्छे बच्चे आजकल जो है, पहले जैसे मैंने बताया आपको आरंभ में कि बच्चा जवान होते पहाड़ का बच्चा जवान होते फौज में जाने के बारे में सोचता था, लेकिन आज पहाड़ का बच्चा, पहाड़ का एक जवान लड़का, वो और जगह भी सोचता है, विकल्प देख रहा है कि फौज के अलावा भी बहुत कुछ जगह वहां जाना चाहिए। इसलिए हमारे बच्चे पहले सिपाही में ज्यादा भर्ती होने में बड़े खुश जाते थे, आज हमारे पहाड़ के बच्चे कमीशन में निकल रहे हैं, सीधे अफसर बन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और
कई IIT में निकल रहे हैं, IIM में निकल रहे हैं और बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूटों में जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और पढ़े लिखे लड़के हैं। हाँ, कुछ बच्चे जो है पता नहीं क्यों नशे की तरफ जा रहे हैं, ये बुरा लग रहा है। नशे की तरफ बहुत अधिक जोर हो रहा है, ये गलत है। और हमारे सोर घाटी में, सोर घाटी में तो हाँ है ही, सोर घाटी में नशे का जोर ज्यादा है, बच्चों में ज्यादा है। अभी कहीं नामकरण होता है तो शराब की पार्टी जरूर होती है। नामकरण हो, ब्याह शादी हो या कोई भी हो, शराब का जोर अधिक है हमारे सोर घाटी में। अच्छा, ये पूरे पहाड़ में ही है। सोर क्या, कहीं भी जाइए, गढ़वाल में जाइए, हिमाचल में जाइए और जम्मू के कुछ इलाकों में, या आप नेपाल की तरफ चले जाइए, आसाम की तरफ, ये शराब का कुछ अभिन्न अंग हो गया है। 19-20 का अंतर है इसमें। बस ये नहीं कहते कि यहीं ज्यादा है या वहां ज्यादा है, नहीं, यहाँ हो ही रहा है, इसका चलन बढ़ रहा है। असम तक आप पहुंच गए, मणिपुर नहीं पहुंच पाए। मणिपुर वो इलाका नहीं गया मैं। हाँ, मणिपुर इस इलाके में क्या है सिचुएशन, क्या लग रहा है, कैसा है? न्यूज पे तो देख ही रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं। मणिपुर की जो है ये सब कारस्तानी है। कुछ जो दिमाग वाले हैं वो तो कुछ समाज के लिए कर जाते हैं, बहुत अच्छे जो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कुछ समाज को देते हैं। कुछ कुशाग्र बुद्धि के बुद्धिमान ऐसे जाते हैं, वो सिर्फ जो है वो नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। मणिपुर में जो वहां मैतेई समुदाय है, जो वैष्णव है, वो हिंदू धर्म को मानता है और बड़े अच्छे संपन्न हैं वो लोग। हर जगह वो जो उनका अपना ज्यादातर वो है, उनकी संख्या अधिक है मैतेई समुदाय की। और अच्छे उनकी संस्कृति आप देखते हैं तो उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम देखते हो, उनके बहुत अच्छी आकर्षक होती है, ज्ञानवर्धक होती है, अच्छे हैं वो लोग। कुछ पहाड़ों में है, वहां वे क्रिश्चियनीज हैं ज्यादातर, कुकीज और नागा। कभी वो आपस में भिड़ जाते हैं, हाँ, अपने जात। पर जो मिशनरीज हैं वो थोड़ा उनको, अब उनका बच्चा पैदा होता है कि वो उसको क्रिश्चियन में काउंट कर लेते हैं। ये मिशनरीज ने वहां काम तो किया, उनको ठीक है, उनको पर उनको जरा देश के विरुद्ध भी कुछ बातें उनके दिमाग में डाल दी। वहां जातिवाद की ज्यादा लड़ाई, और ये इसको आग लगा रहे, माचिस लगा रहे हैं कुछ उन्हीं के भ्रष्ट नेता, जहां विदेश का भी उनको धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उस धन का उपयोग है इन चीजों में कर रहे हैं। उनको हथियार हैं, ऐसे ऐसे हथियार हैं जो सेना के पास नहीं होते, उनके पास मिल रहे हैं, और उनको ज्ञान दे रहे हैं, इस पाइपों से भी हथियार बनाओ, ऐसे बनाओ। और कुछ मैतेई समुदाय की, ठीक है, हमको भी आरक्षण दिया जाए, है वो सब एक ही खून के, पर अलग अलग कबीले के हो गए, कोई है, सबका खून एक ही उसमें रीति रिवाज है, सब एक ही है। अब कोई कुकीज हो गए हैं, कुछ नागाज हो गए हैं, कुछ हो गए हैं ये मैतेई। तो मैतेई चाहते हैं कि हमको भी जो है इसमें आरक्षण मिले, ट्राइबल्स में हम भी आए। अब वो सोचते हैं कि हमारा अधिकार हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, हमको फिर हम कम नौकरियां मिलेंगी, कम फिर पहाड़ों में बस जाएंगे। वो पहाड़ों में जो बसे हुए हैं कुकीज या नागा, वो चाहते नहीं कि मैतेई भी पहाड़ों में आए, समान हो जाए, वो समानता नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को जो ये आरक्षण की जो ये घुट्टी है, इसको उन्हीं को मिलते रहे, मैतेई को नहीं मिल रहे। यही लड़ाई है। इसी मेरे पास अब 2 सवाल हैं। एक सवाल तो मेरा ये है कि ये जो मौसम परिवर्तन देख रहे हैं, आपने बहुत समय तक देखा है, ठीक है, मैं ये मतलब सभी से पूछूंगा, मैं जिनसे भी बात करूंगा, पहाड़ों में मौसम परिवर्तन को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल गलत हो रहा है बहुत। पहले भी होते थे, हमारे समय हमने खुद देखा है, सतझड़, बरसात में 7 दिन तक लगातार बारिशें होती थी। 3 दिन का झड़ होता था, 3 दिन या झड़, सतझड़, ये होते रोज, पर के इस बर्बादी न हो कि लाइक उबखत पहाड़ में, हाँ, बिल्कुल उबखत पहाड़ में कब जंगल हो गया, कोई काटते न उन। अब तो यहाँ ऐसे हो गया कि बस नए नए औजार से कब को जंगल साफ हो गया, उसके पत्तों नहीं चलनो, उनसे मशीन छन, क्या औजार छन, गाड़ी छन, फटाफट काटे, मजदूर बोलो टुकड़ो बनाए, लोड कर दिन, मतलब पार जंगलों सत्यानाश। अब उसी रियो की हमारे नदी सूख गए छिन, किला पानी न उला रहो, नदी सूख गए छिन, जंगल कटिया, नदी न पानी कम हो गयो, हर चीज को। और बेवक्त जो बारिश से बादल क्या फटे में एक फट ले आन कत्ती, तो बर्बादी उनेर उनला रही।
से जंगलों को नाश न होना चाहिए। जंगल अगर बनी न रोल तो हमारे जलवायु बहुत रोल, इन पेड़ों को कम है कम कटाई हो तो जंगल बनी ना रोल तो ये बर्बादी लगना हो। किला जो भूमि कटावले रोकना ने इन पेड़ पौधा इन रुकना, और यो न होना चाहिए इसको बिल्कुल है। जब आदमी जंगल कट जाला, नदी हली हमारा सुकोलते बरसात में बरसात सही मल्ली है तो उन बेहिसाब बादल फटना घटना जटना उन फिर हर चीज मतलब सत्यानाश से यो सिर्फ हमारे आदमी गलती से, हम लोगों की गलती से कहती हम बेहिसाब बढ़ल रहे कुनान के जंगल में बाघ आ गयो, बाघ आ गयो, अरे बाघ ना आयो तुम नहीं गयो बाघ है घर में, घर भीतर तुम लोग बाघ की जगह नहीं रखा है, जंगल काटने वहां खुद पूछा तो बाघ विचार क्यों करो वो जाग पूछनो छे अपन वो देखन छे। जंगल में पहले बानर लंगूर हम सब वहां होती, अब घरों में आ गया तब बाघले उन्हें पीछे आ गयो, बाघ लगा गयो किला उन्हें भोजन आ गयो। अब जंगल का रह नहीं गया जो छन वहां इस घटना न होले रहे बहुत भीषण बर्बादी गलत हमारे गलती से बढ़िया। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पहाड़ को खरोड़ने की बात कर रहा हूँ, कैसे कैसे खरोड़ा जा रहा है पहाड़ को, ये आखिरी सवाल मेरा है आपके लिए। इसके बाद मैं एक और चीज पूछने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कौन खरोड़ रहा है पहाड़ को, कैसे कैसे खरोड़ा जा सकता है। वो जो दिख रहा है हमको वो तो है ही, जो इससे पहले सवाल में भी आपने बता दिया, लेकिन और कैसे कैसे खरोड़ा जा रहा है जो दिख नहीं रहा है। जो दिख नहीं रहा है यही है, जो कहीं पर जैसे हमारे पहाड़ों में बड़े अच्छे पत्थर हैं जी, चुपचाप से उन पत्थरों को चट्टान को काट कूट करके पत्थरों की दाएं बाएं उनकी स्मगलिंग हो जा रही है। पत्थर है, कहीं रोड़ी के बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको खोखला कर देना है, बिना उससे जो है बिल्कुल रोड़ी होड़ी वहां से निकल के उसको भेज दे रहे हैं अवैध तरीके से दाएं बाएं। और जो नदियां हैं हमारे जहाँ खूब रेत ही रेत होती थी, ये मेरे सामने पहले गाड़ थी खूब रेत होता था, अभी रेत यहाँ दिखती नहीं है क्योंकि रेत के होते हुए तो अनाप शनाप जिस भी किनारे चले जाए तो उसका पता ही चलता रेत कहाँ गई। ये भी एक कारण है जो भीषण कहीं बाढ़ आ रही है कुछ यही हुआ खरोड़ना पहाड़ का। और यहाँ के जो कई चीजें हैं हमारे जंगलों में होती हैं, जैसे कुटकी है या कई हमारी गंधरणी और कई अपने कुछ न कुछ है। और अब आप ये देखिए किरमोड़ा है, ये किरमोड़ा है यहाँ आप मिलेंगे जरूर। आप ये हल्द्वानी से जब ऊपर के पदमपुरी तक आए तो वहाँ किरमोड़े का कोई झील नहीं है, कोई झाड़ी नहीं है। ठीक है, क्यों कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो डायबिटीज का काम आती है, शुगर को दूर करती है, उसकी जड़ें खोद के तो उसकी जड़ें खोद करके पता ही चल रहा है वहां जो झील ही नहीं है, कोई झाड़ी नहीं है। आप यहाँ जोर है, एक तो खुद इन्होंने अपनी बीमारियां मोल ली अपने खान पान से, अब और पहाड़ों को देख रहे हैं तो इसलिए धीरे धीरे बढ़ा ये भी एक विनाशी हुआ है नी। तो यही इसलिए कहे खरोड़ा पहाड़ है जो एक बड़ा भले आयुर्वेदिक चीज थी वो झीले गायब हो गई बहुत जाग। और ये के अलावा और लगा बहुत कुछ हमारी जड़ी बूटी छन तो रात उन्हें पता नहीं चलो है ना, कई चीज सीन हमारी जड़ी बूटी उन्हें बहुत जोड़े अवैध तरीका तस्करी हो रही। ठीक। आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो नए लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जी, या दिन रात लगे हैं मेहनतों में, अपना 4 बजे उठ रहे हैं, ठीक है, अपने खान पान का ध्यान रख रहे हैं, हालांकि बनेंगे अग्निवीर ही, तो कुछ कहना चाहेंगे उनसे? उन अग्निवीरों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करो, जो नियम उस नियम में रहो, खूब अच्छी तैयारी करो, अग्निवीर बन के तो ठीक है, नहीं तो आपकी जिंदगी एक अच्छी रहेगी। उसी बेस पर चलते रहे। अब विकल्प बहुत है आजकल रोजगार के बहुत ज्यादा, वहां मिल जाएगी आपको अपॉर्चुनिटी है नी। तो ये निराश नहीं होना है, तैयारी करो, बन गए तो बन गए, नहीं बने तो दूसरी जगह है। फिर एसएससी के पेपर होते हैं, कई पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए भी जा सकते हैं अगर आपके अंदर शौक है। पहाड़ी बच्चे हैं, खून में जज्बा तो होता ही है, सैनिक बनूं, हम तो जन्मजात सैनिक होते हैं तो ठीक है। अगर नहीं हो तो मन को समझाना तो है, बहुत से तरीके हैं अपने रोजगार के, तो वो मिल जाएगा। बिल्कुल। हाँ, इस कैमरे पे देख के आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए, जैसा भी लगा आपको मुझसे बात करके, अच्छा बुरा कुकैल तीखा खट्टा। देखिए मैं जब किसी अपने बच्चे विशेषकर पहाड़ के बच्चे को कहीं स्पोर्ट्स में देखता हूँ कि वो आगे निकल रहा तो मेरा खून बढ़ जाता है, जोश आता है मुझे।
स्पोर्ट्स में बढ़े या कहीं भी काम करें, क्या है किसी कंपटीशन में निकल गया हो, आर्मी कमीशन में निकल गया हो या किसी भी क्षेत्र में जो अव्वल आता है तो जोश तो आ ही जाता है। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ साहित्य में हर्ष कापर, मैं इनके देखता हूँ, इनकी कविताएं सुनता हूँ, मैं जैसे जोश आ जाता है, मुझे इतनी अच्छी हो जाती है। मैं अपनी वाइफ से भी कहता हूँ साथ को, देखो एक नया लड़का है सोमेश्वर का, बड़ा अच्छा मंचों, कितनी अच्छे से, कितनी तल्लीनता से। थोड़े दिन पहले ही दाजू मैं पहाड़ छूं, मैं थाड़ीधार छूं। मुझे बहुत इनकी अच्छी कविताएं लगती हैं, इनकी कविताएं इनके अंदर, क्योंकि एक ऐसा जुनून है, क्योंकि साहित्य की जिसके अंदर रुचि है वह अच्छा ही रहेगा, बहुत अच्छा इंसान रहेगा, उसके अंदर ईमानदारी भी होगी, मेहनत भी होगी, कुछ करने का जज्बा होगा। ऐसे बच्चों से मैं बहुत खुश रहता हूँ। भगवान इनका भला करे, हर्ष आपका भला करे। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बड़े अच्छे आपने सवाल पूछे मेरे से। मैं उन सवालों को देख के खुश हो गया, और बल्कि अगर मेरे से कुछ कमी रह गया तो उसके लिए बहुत बढ़िया लगा। नमस्कार, बहुत बढ़िया। थैंक यू।